नमस्कार दोस्तों। डीएम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है लिमिट यानी सीमाएं। इससे पहले हमने फंक्शन टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज अपने बात करेंगे लिमिट के बारे में। लिमिट जो है वो सबसे पहले अपने बात आती है कि लिमिट अपने किसकी निकालते हैं, कि किसकी लिमिट निकाली जाए। तो हम बात करेंगे लिमिट किसकी निकाली जाती है, फलन की या फंक्शन की लिमिट निकाली जाती है, जिसके बारे में हमने पीछे वाले जो टॉपिक था वो अपना फलन ही था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा आपसे आवेदन निवेदन है कि आप उसको एक बार जरूर देखें। तो आज अपने बात करेंगे लिमिट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या हुआ कि लिमिट किसकी निकाली जाती है, फलन की निकाली जाती है। ठीक है, लिमिट किसकी निकाली जाती है, फलन की। दूसरा बात अपने करते हैं कि लिमिट होती क्या है, लिमिट होती क्या है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए अपने को थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ये बताने के लिए कि लिमिट होती क्या है, मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से इस बात को समझाना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं अपने कुछ ग्राफ लेते हैं। मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, एफ एक्स लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। और अगर अब मैं ये कहूँ कि एक्स बराबर 2 पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, किस पर वैल्यू निकालनी है, एक्स बराबर 2 पर। तो जैसे ही मैं इसमें एक्स की जगह 2 रखूंगा तो एफ अगर मैं 2 निकालूं, सीधे अगर मैं मान निकालता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा मेरा, 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2। तो मेरा रूप आ जाता है 0 अपॉन 0, जिसको अपने अनिर्धारित रूप कहते हैं या अनिर्धारीय रूप कहते हैं। अनिर्धारित या अनिर्धारीय रूप बोलते हैं। मतलब ये रूप जो है वो निर्धारित नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्यों निर्धारित नहीं है? जैसे अगर मैं केवल ऊपर वाले को 0 मानूं तो मुझे पता है 0 अपॉन कुछ भी, 0 के बट्टे में अगर कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। और अगर मैं इस नीचे वाले 0 का नियम देखूं तो मुझे पता है ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे जैसे ही 0 आ जाता है तो उसका मान अपना आता है अनंत या इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ तो ऊपर और नीचे दोनों साइड 0 आ गया, तो ऐसा रूप मेरा क्या कहलाएगा, अनिर्धारीय रूप। अब अनिर्धारित रूप और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी अभी अपने चर्चा करेंगे। लेकिन सीधे उस पर न जाकर पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अपना ग्राफ जो है x बराबर 2 पर परिभाषित नहीं है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, 2 पर मान न निकाल कर 2 से थोड़ा सा आगे वाले बिंदु पर और 2 से ठीक पहले वाले बिंदु पर अपने वैल्यू देखते हैं कि उन पर फलन का मान कैसा आ रहा है। अगर उन दोनों पर फलन का मान बराबर आ रहा है तो उस कंडीशन में अपने 2 पर भी फलन का मान वो ही मान लेते हैं। जैसे कि मैं ये देखता हूं कि अगर ये मेरा फलन है, y बराबर मेरा फलन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2। इसको अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करूं तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर तो मुझे पता है एक बार तो आएगा प्लस में और एक बार आएगा माइनस में। नीचे कितना है, एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाता है, तो इससे फलन का मेरा नया रूप क्या बन जाता है, यहाँ पर बच गया x प्लस 2। ये आपस में कैंसिल हुए तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अब अगर मैं x प्लस 2 का ग्राफ खींचूं तो सबसे पहले अपने देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा आता है, इस टाइप से आता है। ये अपना किसका ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू एक्स का। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, प्लस 2 और चाहिए। तो जैसे ही मैं इसमें प्लस 2 करूंगा तो ग्राफ यहां न रहकर 2 ऊपर उठ जाएगा, तो मैं यहां बना देता हूं। इसको मैं वापस मिटा देता हूं। तो ये जो मेरा ग्राफ आया है, ये ग्राफ किसका आ गया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस सॉरी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ। लेकिन ये जो मेरा ग्राफ है इस फलन का आया है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो ऊपर वाला फलन है ना, इसका ग्राफ भी इसके जैसा ही आएगा, इसके जैसा ही आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। वापस से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा जो ऊपर वाला फलन है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टे एक्स माइनस 2 है, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के जैसा ही आएगा। लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पर तो x बराबर 2 पर देखो यहाँ 2 रखता हूँ, 2 प्लस 2 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 रखते ही कैसा रूप आया, अनिर्धारीय रूप। यानी ये ग्राफ अगर इसका है तब तो ठीक है, लेकिन इसी को अगर मैं यहां से मिटा के क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टे एक्स माइनस 2, इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो मुझे पता है यहां पर मेरा कोई बिंदु 2 है। जैसे ही मैं 2 रखूंगा
तो 2 पर मेरा जो ग्राफ है वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक डॉट लगा देता हूँ या एक खाली जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ पर मेरे फलन की वैल्यू जो है वो अनिर्धारीय रूप आ रही है, यानी वैल्यू विद्यमान नहीं है। तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, दो से ठीक पहले वाला बिंदु लेते हैं और दो से ठीक बाद वाला बिंदु लेते हैं। क्या कहा मैंने कि दो से ठीक पहले वाला या पहले वाली वास्तविक संख्या या पहले वाला बिंदु लिया है, और दो से ठीक बाद वाला बिंदु यानी दो से ठीक बाद वाली मैंने वास्तविक संख्या ली है। तो इसमें अपने प्रॉब्लम क्या आती है, मैं अगर ये कहूं कि दो के ठीक बाद वाला पॉइंट कौन सा आएगा, तो उस कंडीशन में दो के ठीक बाद में देखो कौन सा आता है अपने, अगर कोई कहे कि दो के ठीक बाद 2.1 आएगा, 2.1 आएगा, तो अपने कहेंगे नहीं, इससे पहले तो क्या आता है 2.01 आता है। कोई कहता है दो के ठीक बाद ये आएगा, तो अपने क्या कहेंगे 2.001 आता है। तो उस कंडीशन में अपने क्या कहेंगे कि अपने ये नहीं बता सकते कि दो के ठीक बाद कौन सा आएगा, दो के ठीक बाद कौन सा आएगा। तो ऐसी जब कंडीशन आ जाती है कि हम यूं बता नहीं पाते हैं कि दो के ठीक बाद कौन सा आएगा, तो अपने उस कंडीशन में लिख देते हैं दो के ठीक बाद क्या आएगा, दो प्लस एच आएगा। जहां पर एच क्या है, बहुत ही छोटा बिंदु है, लगभग जीरो की ओर अग्रसर है। ठीक है ना, लगभग क्या है, जीरो की ओर अग्रसर, यानी लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन सॉरी लगभग जीरो जितना सही है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। मैं लिख देता हूं एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, एच जीरो नहीं है लेकिन जीरो के जितना, यानी बहुत छोटी धनात्मक संख्या है। बहुत छोटी कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि दो के ठीक पहले वाला नंबर कौन सा होगा, तो अगर कोई ये कहे कि 1.99 होगा, तो अपने कहेंगे नहीं, इससे ज्यादा नजदीक तो कौन सा है 1.999 है। और कहें तो इससे भी ज्यादा नजदीक कौन सा हो गया, ये हो गया। तो ये क्रम तो इस टाइप से चलता ही जाएगा, तो अपने इस टाइप से इसको लिख नहीं पाते हैं। तो अपने क्या कहेंगे कि दो से ठीक पहले, दो से ठीक पहले कौन सा नंबर आता है अपना, दो माइनस एच। तो मैं यहां लिख देता हूं, दो पर तो मेरा फलन परिभाषित नहीं है, तो दो से ठीक आगे वाला बिंदु मैंने क्या लिया, दो प्लस एच, और दो से ठीक पहले वाला बिंदु मैंने क्या लिया, दो माइनस एच। इन दोनों पे अगर मैं फलन का मान देखूं, तो इस पर मेरा मान फलन का यहां आ रहा है, और दो प्लस एच पर मान मेरा यहां आ रहा है। अब इन दोनों y के मान में बहुत ही कम अंतर होगा। ये अंतर मैंने लाइन जो इतनी दूर बनाई है ये इसलिए बनाई है ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। रियल में इन दोनों के बीच में, या ये दोनों इतनी नजदीक नजदीक है कि अपने इनमें पता भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे अपने एक लगभग यूं कह सकते हैं एक बाल के समान ही इनमें कोई थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो इनके y की वैल्यू में भी क्या आता है, बहुत ही कम अंतर आता है। तो उस कंडीशन में अपने ये जो ब्रेकेज हुआ है ग्राफ के अंदर, जो टूट फूट हुई है या यहाँ से ग्राफ टूटा है, इसको अपने इग्नोर कर सकते हैं। इसको अपने क्या कर सकते हैं, इग्नोर किया जा सकता है। और इस प्रकार से इग्नोर करने की जो तकनीक है या जो प्रक्रिया है, वही अपनी क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। वही क्या कहलाती है, सीमा। जैसे कि अपने बात करते हैं, कोई कांच का आइटम है, वो बाय द वे मान लो नीचे गिर गया है, तो उसके अंदर हल्की सी दरार आ गई है। ठीक है ना, जैसे एक पार्ट यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे, दोनों के बीच में एकदम से हल्की सी दरार है। ठीक है ना, मैं ये लिख देता हूँ, दोनों के बीच में क्या एकदम से हल्की सी दरार है। तो उस कंडीशन में अपने उसको किसी ग्लू वगैरह से चिपका करके उसको सही किया जा सकता है। लेकिन कोई ग्लास है वो नीचे गिर गया और वो एकदम से टुकड़े टुकड़े हो चुका है, मतलब उनके अंदर बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अब मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक मुझे ग्लू लगाना है, तो उस कंडीशन में उसको चिपकाना संभव नहीं हो पाता है। वापस से सुनिएगा, अगर दोनों के बीच में गैप बहुत कम हो, जैसे यहाँ पर ब्रेकेज बहुत ही कम था, तो उसको अपने इग्नोर कर सकते थे। ठीक है, तब तो अपने सीमा विद्यमान होती है। और अगर इन दोनों ग्राफ के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, इस टाइप से कोई चीज, और मैं कह दूं यहाँ से यहाँ तक मुझे ग्लू लगाना है और इनको चिपकाना है, इनको पास में भी नहीं ले जाना है, दूर इतना ही रखना है, दोनों को चिपकाना है, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में अपने क्या कहते हैं, लिमिट विद्यमान नहीं होती है। तो ये अपना हो जाता है लिमिट का सामान्य बातें लिमिट के ऊपर, कि लिमिट क्या है और किस टाइप से इसको निकाला जाता है। इसके बाद अपने बात करते हैं कि लिमिट को प्रदर्शित किस टाइप से किया जाता है। तो लिमिट को प्रदर्शित करने के लिए अपने इस टाइप से इसको शो करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंस टू a, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है टेंस टू a। ठीक है ना, या ये लिख सकता हूं x जो है वो a की ओर अग्रसर है, x a की ओर अग्रसर है, यानी a की तरफ जा रहा है। लेकिन
एक्स ए नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो लिमिट एक्स चेंज टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिख दिया एफ ए। तो इस टाइप से अपने लिमिट को जो है वो प्रदर्शित किया जाता है कि लिमिट एक्स चेंज टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, जहां पर एफ ए क्या चीज है, एक्स इज इक्वल टू ए पर फलन की वैल्यू नहीं है, बल्कि x टेंस टू ए पर है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना है, मैंने x के बराबर a नहीं रखा है, मैंने x टेंस टू ए रखा है। क्यों? क्योंकि x के बराबर a रखने पर तो फलन कैसा हो जाता है, अपना परिभाषित हो जाता है या उसका अनिर्धारित रूप आ जाता है। तो इस कंडीशन में अपने यूं लिख सकते हैं कि लिमिट को लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, जहां इसको क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू a, यानी x जो है a की तरफ टेंडिंग कर रहा है, यानी जा रहा है। या यूं लिख सकते हैं x a की ओर अग्रसर है, लेकिन क्या नहीं है, x बराबर a नहीं है, ये ध्यान अपने को रखना है। उसके बाद अपने बात आती है कि लिमिट कब कब विद्यमान होती है। लिमिट विद्यमान कब कब होती है, लिमिट विद्यमान कब होती है, विद्यमान कब होती है। तो अभी हमने बात की कि अगर लिमिट किसी भी फलन पर मान अनिर्धारित आ रहा है, तो उस कंडीशन में उससे ठीक आगे वाले पॉइंट पर और उससे ठीक पहले वाले पॉइंट पर अगर दोनों पर ग्राफ का मान सेम आ रहा हो, तो हम उस ब्रेकेज को क्या कर सकते हैं, इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर वैल्यू अलग अलग आ जाए तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पहले मैं चलो इसको लिख देता हूं, अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ लिख रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2। और इस कंडीशन में हमने इसका ग्राफ देखा था कि इसका ग्राफ अपने इस टाइप से आया था, और यहाँ x बराबर 2 पर जो है वो ब्रेकेज हल्का सा था। 2 से पहले भी ग्राफ इसी टाइप से चल रहा है, 2 के बाद भी ग्राफ उसी टाइप से चल रहा है, लेकिन 2 पर जो है निर्धारित नहीं है। तो अपने ये कह सकते हैं इन दोनों पर ही वैल्यू इस पॉइंट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर 2 से ठीक पहले वाले पॉइंट पर और 2 से ठीक बाद वाले पॉइंट पर इसको अपने लिखते हैं 2 माइनस एच, और इसको लिखते हैं 2 प्लस एच वाले पॉइंट पर। दोनों पर मान जो है बहुत एकदम से बराबर अपने कह सकते हैं, तो उस कंडीशन में अपने ये लिमिट विद्यमान होती है। ठीक है, दूसरा अपने कोई ग्राफ लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं दूसरा कोई एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मापांक एक्स बटे एक्स। ठीक है, मापांक x बटे x, और ये लिख देता हूं जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो कब होगा, जब x बराबर जीरो। ठीक है, ये मैं एक दो फलन में इस टाइप से ले लेता हूं। अब या चलो इस नीचे वाले को मैं एक बार हटा देता हूं। मेरा ये फलन मैंने लिया है एफ एक्स बराबर मापांक x बटे x। तो उस कंडीशन में अपने अगर इसका ग्राफ देखें तो हमें पता है मापांक x की वैल्यू क्या होगी, अगर x जो है जीरो से बड़ा या बराबर हुआ तब तो x ही होगा, और x अगर जीरो से छोटा हुआ तो क्या होता है, माइनस एक्स। अब कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि यार बराबर का चिन्ह यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा। ठीक है ना, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो अपने को कहने का मतलब ये है कि दोनों में से कहीं पर ही लगा दो, क्योंकि x बराबर जीरो हुआ तो जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कह दो वो तो जीरो ही होना है, चाहे प्लस का जीरो लिखो चाहे माइनस का जीरो लिखो, तो इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अपने देखते हैं, यदि x कैसा है अपना, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो अपना एफ एक्स क्या आएगा, जीरो से बड़ा है तो x की जगह x आएगा। ठीक है, और ये भी कितना है, x, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर मैं कह दूं कि x जो है लेस देन जीरो है, यानी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एफ एक्स जो है वो कितना आएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स। माइनस ये अपना नेगेटिव नंबर, नीचे भी नेगेटिव नंबर है क्योंकि x कैसा नंबर है, नेगेटिव। यहाँ पर x दोनों कैसे हैं, नेगेटिव, जबकि यहाँ x कैसा था, पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर अपना नेगेटिव है। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, पूरा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। कहने का मतलब यहाँ पर तो आंसर अपना कितना आया, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर तो ये कट करके आंसर कितना आता है, वन, जबकि यहाँ पर कितना आता है, माइनस वन। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरा ग्राफ देखो किस टाइप से आएगा कि जब x की वैल्यू मुझे पता है जीरो से बड़ी है तब तो आंसर कितना आ रहा है, वन, तो यहाँ लिख देता हूं मैं वन। जीरो से बड़ी के लिए तो वन आ रहा है, इस टाइप से चल रहा है।
और 0 से छोटी के लिए -1 आ रहा है। इस टाइप से मेरा ग्राफ चल रहा है। लेकिन जब मैं 0 रख दूं तो 0/0 कैसा आता है, अनिर्धारित रूप, मतलब 0 पर अपने विद्यमान नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो वो खाली जगह छोड़ देता हूँ। ये मेरी वाई एक्सेस है, ये अपनी एक्स एक्सेस है। तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि x टेंड्स टू 0 पर अगर मैं x बराबर कितना लेता हूँ, 0 लेता हूँ। इस एग्जाम्पल में, नीचे वाले एग्जाम्पल में अगर मैं x बराबर 0 लेता हूँ तो मेरा अनिर्धारित रूप आ रहा है 0/0 यानी अनिर्धारित रूप आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 0 से ठीक आगे वाले पे देखा, आगे वाले पे कैसा मान आया, +1, और ठीक पहले वाले पे देखा तो कैसा आया, -1। यहाँ पर ग्राफ जो है वो टूट गया है, और टूटने के साथ साथ अपने ये कह सकते हैं दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। यहाँ पर दोनों जो ग्राफ है एक ही पॉइंट की तरफ आ रहे थे, यहाँ ये ग्राफ 1 की तरफ जा रहा है और ये -1 की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों में अंतर बहुत ज्यादा हो गया। तो अपने इसमें क्या कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं होगी। वापस से सुनिएगा, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसके दो के ठीक पहले वाले पॉइंट पर, जिसको अपने बोलते हैं बाईं सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो राइट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, दाईं सीमा, इन दोनों का मान जब लगभग बराबर है, देखो इसमें, तो अपने इसको अपने इग्नोर कर सकते हैं, अपने कह सकते हैं ग्राफ के अंदर जो ब्रेकेज है उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में तो लिमिट विद्यमान है। जबकि यहाँ पर मैं देखता हूँ जैसे ही 0 रखा, 0 पे मेरा ग्राफ टूट रहा है, लेकिन 0 से आगे चलते ही तो मेरा ग्राफ 1 पे जा रहा है, और 0 से ठीक पहले देखता हूँ तो -1 पे जा रहा है। दोनों एक ही पॉइंट पर न जाकर अलग अलग पॉइंट पे जा रहे हैं। यानी अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ वो 1 आ रही, सॉरी -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इनमें गैप क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में अपने क्या कहेंगे कि लिमिट विद्यमान नहीं होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि लिमिट कब विद्यमान होगी, जब अपने लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ जाए, अपने राइट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, इसको मैं लिख सकता हूं, लिमिट एच चेंज टू 0, एच तो मेरा 0 है, और ए में से मैं एच घटा देता हूँ, ठीक है ना। मुझे ए पर मेरी वैल्यू जो है वो अनिर्धारित रूप आ रहा था, ए पर कैसा आ रहा था, अनिर्धारित रूप। तो ए से ठीक पहले वाला लिया तो वो कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैंने ए माइनस एच कर दिया, यानी ए में से मैंने एच घटाया है। एच क्या चीज है, 0 की ओर अग्रसर है, मतलब बहुत छोटा नंबर है, लगभग 0 जैसा ही है, लेकिन 0 नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये ए से छोटा हो गया। और इस साइड अगर मैं देखूं तो ए से ठीक आगे वाला मुझे बिंदु लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस एच, जहां एच भी मेरा क्या है, 0 की ओर अग्रसर है, पॉजिटिव नंबर। तो ए में बहुत छोटा नंबर जुड़ा है, तो ए से ठीक बड़ा हो गया, और ए में बहुत छोटा नंबर घटा है, तो ए से ठीक छोटा हो गया। इसी को अपने ये भी लिख सकते हैं, लिमिट ए पॉजिटिव भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ए नेगेटिव भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, इसको क्या लिखा जा सकता है, एफ एफ ए प्लस एच, ठीक है। यहाँ पर ए लिख देता, एफ इसी में लिख देता हूं मैं, एफ ए प्लस एच, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एच। दूसरा, इसको ए प्लस भी लिख देते हैं, और सॉरी इसको ए माइनस भी लिख देते हैं, और इस साइड वाले को क्या लिख देते हैं, ए प्लस। ए माइनस का मतलब ए में से थोड़ा सा घटा हुआ है, मतलब ठीक पहले वाला, और ए प्लस का मतलब क्या हो गया, ठीक बड़े वाला, ठीक है। तो लिमिट अपनी कब विद्यमान होगी, जब दाईं सीमा और बाईं सीमा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ जाए, बराबर आए। और बराबर के साथ साथ कैसी होनी चाहिए, निश्चित मान भी होना चाहिए, ठीक है ना, या निर्धारित जिसको बोल देते हैं, निर्धारित मान इसका होना चाहिए, एक अपरिभाषित मान नहीं होना चाहिए। निश्चित कह दूं या फिर मैं यूं लिख दूं, ज्यादा सही वर्ड रहेगा मेरा, परिभाषित, परिभाषित मान होना चाहिए। ये नहीं कि इसकी वैल्यू भी अनंत आ गई, इसकी भी वैल्यू अनंत आ गई, और हमने कह दिया कि भाई दोनों बराबर है। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई पूछे कि अपना जो नेचुरल नंबर होता है उसमें कितने अवयव होते हैं, तो 1 2 3 4 इस टाइप से चलते चलते अपने कह सकते हैं अनंत अवयव होते हैं। अब कोई कह दे कि भाई बताओ इंटीजर होता है उसमें कितना होता है, उसमें 0 भी होता है, प्लस वाले सारे होते हैं, माइनस वाले सारे होते हैं, उसमें भी अनंत होते हैं। तो उस कंडीशन में अपने ये तो नहीं कह सकते ना कि इन दोनों में अवयव बराबर होंगे। हमें पता है इसमें अवयव ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, ठीक है। तो दोनों अगर अपरिभाषित आ जाए, ठीक है ना, तो अपने उसको बराबर नहीं कह सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पर दोनों अनंत अनंत आ जाए तो नहीं होगा। कब होगा, जब दोनों बराबर और साथ में कैसा आए, परिभाषित आए, यानी निर्धारित रूप आए।
अनिर्धारित नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब अनिर्धारित फॉर्म कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं अनिर्धारित रूप, कि अनिर्धारित रूप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अनिर्धारित रूप, अनिर्धारित रूप या इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती है जहां पर अपने लिमिट निकालना आवश्यक हो जाता है, उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर अपने बात करेंगे, ये टोटल कितनी होती है अपने 7 होती है। टोटल कितनी होती है 7 होती है। 7 को भी अपने दो पार्ट में डालते हैं। ए तो अपना होता है बीजगणितीय, बीजगणितीय फॉर्म या बीजगणितीय रूप यानी अलजेब्रिक फॉर्म, जो कि अपने 4 फॉर्म होती है। कितनी होती है 4। 4 कौन कौन सी होती है, पहली अपने देखते हैं 0/0 ये फॉर्म। दूसरी अपनी होती है अनंत बट्टे अनंत। तीसरी अपनी होती है 0 गुणा अनंत। और चौथी एक फॉर्म और अपनी होती है अनंत माइनस अनंत। तो ये जो अपनी 4 फॉर्म है ये अपनी कौन सी है, बीजगणितीय रूप है और बीजगणितीय अनिर्धारित रूप है। ठीक है ना, अनिर्धारित की बात कर रहे हैं, अपने इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात कर रहे हैं। टोटल कितनी होती है 7। 7 में से जो 4 हैं वो कौन सी अपनी बीजगणितीय। जैसे किसी क्वेश्चन में 0/0 आ जाए, या अनंत बट्टे अनंत आ जाए, या 0 गुणा अनंत आ जाए, या अनंत माइनस अनंत आ जाए। ठीक है, तो इनके बारे में अपने बात करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 0/0 का कोई एग्जांपल देखें तो अपने लिख देते हैं sin x/x। ये एक मेरा फलन है y बराबर sin x/x। इसमें अगर मैं x बराबर 0 रखूं, x बराबर कितना रखूं 0 पर, तो x बराबर 0 पर जैसे ही यहाँ साइन 0 होगा 0 आएगा, बट्टे में x है तो बट्टे में भी 0, तो कैसा रूप मेरा हो गया है 0/0 रूप। तो ये अपना हो जाता है पहला रूप। ठीक है ना, 0/0 रूप ये कैसा रूप होता है अपना अनिर्धारित रूप होता है। सेकंड अपने बात करते हैं अनंत बट्टे अनंत के बारे में। किसके बारे में, अनंत बट्टे अनंत के बारे में। तो इसके लिए अपने लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू 10x बट्टा 10 2x। मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू 10x बट्टा 10 2x, और मैं लिख देता हूं x बराबर π/2 पर। x का मान जैसे ही π/2 यानी 90 डिग्री में रखूंगा तो यहाँ पर 10 10 π/2 ये भी अनंत आएगा, और 10 2π/2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी अपने अनंत। तो अनंत बट्टे अनंत फॉर्म होगी। तो ये अपना हो जाता है दूसरा रूप। तो ये भी कैसा है अनिर्धारित रूप है। तीसरा जैसे मान लो 0 गुणा अनंत हो, तो इसका कोई एग्जाम्पल अपने देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं cos x गुणा 10x या cos x गुणा 10x, और x बराबर π/2 पर। जैसे ही x की जगह में π/2 रखूंगा, cos π/2 की वैल्यू कितनी आएगी 0, tan π/2 की वैल्यू कितनी आएगी अनंत। तो ये अपना कौन सा रूप हो गया 0 गुणा अनंत फॉर्म होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट अपने बात करते हैं अनंत माइनस अनंत। तो आपको ध्यान रखना है अनंत माइनस अनंत कभी भी 0 नहीं होगा। अपने क्या ये पढ़ के चलते हैं, कोई भी संख्या उसमें से वही घटाई जाए तो 0 आता है, लेकिन अनंत में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी हमने बात की है एन में भी कितनी वैल्यू है अनंत है, जबकि आई में भी कितने अवयव हैं अनंत है, लेकिन घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा क्योंकि इसमें अवयव ज्यादा है और इसमें अवयव कम है। तो अनंत माइनस अनंत भी कैसा होता है अपना अपरिभाषित रूप होता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 1/x प्लस 1/x प्लस 3 लिख देता हूं मैं, या 4, चलो 3/x ही कर देता हूं, x लिख दो या फिर ये लिख सकते हैं, या मैं लिख देता हूं, चलो कुछ और एक एग्जांपल बनाते हैं अपने। मैं लिख देता हूं x-2 प्लस 1/x² ये मैं लिख देता हूं, और यहां लिख देता हूं x इज इक्वल टू 2 पर। x बराबर 2 पर अगर मैं देखूं तो x बराबर 2 पर यहाँ 2 रखूंगा, 2 माइनस 2 कितना आएगा 0, 1/0 कितना हुआ अनंत। ऐसे ही 2 का स्क्वायर
4, 4 माइनस 4 0, 1/0 कितना हुआ अनंत। तो ये मेरा चौथा रूप आ जाता है। तो इस टाइप से टोटल 7 में से 4 बीजगणितीय कौन कौन से हो गए अपने, 0/0, अनंत बट्टा अनंत, 0 गुना अनंत और अनंत माइनस अनंत। ठीक है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट बचे हुए 3 के बारे में, वो और कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में और देखिएगा। अब बी अपने बात करते हैं चरघातांकीय रूप। बी कौन सा रूप अपना होता है, चरघातांकीय। इस रूप में अपने 3 फॉर्म इस रूप में होती है। 4 किसमें थी, बीजगणितीय में 3 कौन सी है, चरघातांकीय। बीजगणितीय का मतलब, बीजगणित का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये देखो डिवाइड में मल्टीप्लाई में माइनस में, तो ये सारी कौन सी हो गई, बीजगणितीय। चरघातांकीय मतलब घातांक के रूप में, चरघातांकीय मतलब घातांक के रूप में। तो इसको मैं लिख देता हूं, जैसे मान लिया इसमें 3 फॉर्म मैंने बताई। पहली में लिख देता हूं 0 की पावर 0, 0 की पावर 0। तो 0 की पावर 0 है, वो अपना कैसा रूप है, चरघातांकीय रूप है। ठीक है ना। और अनिर्धारित रूप है। अनिर्धारित क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर वाली पावर क्या का मतलब क्या हुआ, किसी के पे भी पावर लगा दे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ अपने 0 को 1 में बदल रहे हैं, जो कि अनिर्धारित रूप होगा, क्योंकि 0 को अपने 1 कैसे बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पहला फॉर्म अपनी कौन सी आ जाती है, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अपने लिख देता हूं मैं, कोई एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स, और एक्स बराबर 0 पर। तो एक्स की जगह जैसे ही मैं 0 रखूंगा, तो एक्स की जगह 0 रखते ही साइन 0 की वैल्यू 0 और 0 की पावर 0। तो 0 की पावर 0 अपना कौन सा हो गया, अपना अनिर्धारित रूप आ जाता है। तो ये अपने पहले फॉर्म हो जाती है। दूसरी बात करते हैं अपने अनंत की पावर 0, अनंत की पावर 0। तो अनंत की पावर 0 के बारे में और अपने देखते हैं। तो अनंत अगर है, अनंत का मतलब बहुत बड़ी संख्या है। पावर 0 लगाते ही हमने उसको कितना बना दिया, 1। तो इतनी बड़ी संख्या को, यानी अनंत संख्या तक बहुत बड़ी संख्या को अपने 1 बना रहे हैं, तो वो भी अपना क्या है, अनिर्धारित रूप। अनंत क्या कहेगा, अनंत का मतलब है बहुत मान बहुत बड़ा होगा या अनंत तक संख्या चलेगी। पावर 0 की वजह से 1 आएगा, तो दो आंसर निकल रहे हैं अपने। अनंत की वजह से तो अपने कह रहे हैं कि इसका मान अनंत आएगा, पावर 0 की वजह से कह रहे हैं मान कितना आएगा, 1 आएगा। जबकि दो बातें एक साथ संभव नहीं हो सकती। तो ये अपना आ जाता है दूसरा रूप, अनंत की पावर 0। अब इसका अपने कोई एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं, चलो मैं लिख देता हूं कोई 10 लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं 10x की पावर cos x और x बराबर π/2 पर। x की जगह जैसे ही π/2 रखूंगा मैं, तो 10 π/2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, अनंत। ठीक है ना। 10 π/2 की वैल्यू कितनी आई, अनंत। और cos π/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये अपना कौन सा मान हो गया, 0 की पावर अनंत। और तीसरे की रूप की अपने बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूप जो है थर्ड अपना होता है 1 की पावर अनंत, 1 की पावर अनंत। अब आपके माइंड में आएगा 1 की पावर अनंत तो 1 होता है, 1 की तो चाहे कितनी भी पावर लगाओ उसकी वैल्यू तो हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। तो मैं कहूंगा हाँ सही बात है, 1 की वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो फिर आप जवाब क्वेश्चन करोगे, अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो अनिर्धारित रूप में ये क्यों आया। तो मैं ये कहना चाहूंगा 1 की वैल्यू अनंत जो है वो 1 ही होती है, ये बात एकदम सही है, और वो अपना निर्धारित रूप होता है। यहाँ ये जो 1 लिखा है, ये 1 न 1 होकर इसके ऊपर मैं हल्का सा ये तीर लगा देता हूँ। तीर का मतलब है ये टेंडिंग टू 1 है, यानी 1 की ओर अग्रसर है, रियल में 1 नहीं है। ठीक है ना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ये रियल में 1 नहीं है, ये 1 की ओर अग्रसर है। जैसे अपने यूं लिख देते हैं x टेंड्स टू 1, ये वाला 1 है ये। ठीक है ना। ये 0 की ओर, सॉरी 1 की ओर अग्रसर है, रियल में 1 नहीं है। या तो ये 1 से ठीक पहले वाला ठीक बाद वाला हो सकता है, मतलब 1 की तरफ जा रहा है ये, लेकिन 1 नहीं है। अगर 1 होता तब ये कैसा होता, अपना निर्धारित रूप होता, लेकिन अभी ये क्या है, अनिर्धारित रूप। कैसे, जैसे कि अपने इसका एग्जांपल मैं एक आपको लिख देता हूं, मैं ये लिख देता हूं cos x, लिख देता हूं cos x की पावर 1/x। cos x की पावर मैंने क्या लिखा है, 1/x। ठीक है। तो मुझे यहां पर 1 करना है,
तो मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 0 पर। जैसे ही मैं 0 करूंगा यहाँ पर कितना आएगा, कोस 0। कोस 0 की पावर 1/0, कोस 0 की पावर कितनी हुई 1, 1 की पावर अनंत आया। लेकिन ये तो कब आया, जब मैंने x 0 की ओर लिया। लेकिन अगर मैं 0 न लेकर x टेंस टू 0, तो उस कंडीशन में ये कैसा फॉर्म आएगा अपना, अनिर्धारित रूप आएगा। क्योंकि ये रियल में मैं 0 रखूंगा तभी तो यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू 1 हुई। लेकिन मैं 0 तो रख ही नहीं रहा, मैं x टेंस टू 0 मैंने कहा है, मैंने ये कहा है कि x 0 की ओर अग्रसर है, रियल में 0 नहीं है। तो उस कंडीशन में अपने आंसर क्या आएंगे, अपना जो आंसर है वो अपना बनेगा अपरिभाषित रूप या अनिर्धारित रूप। तो इस टाइप से अपने टोटल कितने अनिर्धारित रूप हैं, 7 है। 7 में से 4 कौन से हुए, बीजगणितीय है। पहला कौन सा हुआ, 0/0, दूसरा अनंत बटे अनंत, तीसरा 0 गुणा अनंत और चौथा अनंत माइनस अनंत। फिर 3 हमने बात किए चरघातांकीय रूप। पहला कौन सा है, 0 की पावर 0, दूसरा कौन सा है, अनंत की पावर 0 और तीसरा कौन सा है, अगर 1 कोई संख्या 1 की ओर अग्रसर है उसकी पावर 0। रियल में 1 की पावर 0 नहीं है ये, ठीक है ना, टेंडिंग टू 1 की पावर 0 है। ये रियल 1 ना होकर क्या है, टेंडिंग टू 1 है, यानी 0 की ओर अग्रसर कोई वैल्यू है, सॉरी 1 की ओर अग्रसर कोई वैल्यू है, उसका पावर अगर अनंत आ जाए तो वो अपना कौन सा हो जाता है, अनिर्धारित रूप। तो इस टाइप से ये अपने हो जाते हैं 7 अनिर्धारित रूप हो जाते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं कुछ निर्धारित रूप के ऊपर, ठीक है ना, निर्धारीय रूप या जिसको अपने कह सकते हैं निर्धारित रूप। निर्धारित रूप यानी डिटरमिनेट फॉर्म। डिटरमिनेट फॉर्म यानी कुछ रूप जो होते हैं वो निर्धारित होते हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होती है। वहां भी अपने को ध्यान रखना है, दिखने में जो अपने अनिर्धारित से लगेंगे बार बार अपने को कंफ्यूज भी करेंगे, लेकिन अपने को ध्यान रखना है वो निर्धारित रूप होते हैं, डिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपने चर्चा करें। पहला अपने देखते हैं अनंत प्लस अनंत। अनंत प्लस अनंत, तो आपको ध्यान रखना है अनंत यानी बहुत बड़ी संख्या है, उसमें अगर अनंत ही जोड़ दिया जाए, बहुत बड़ी संख्या हो जाए, तो जुड़ने पर हमें पता है बहुत बड़ी संख्या ही आनी है, तो इसका मतलब इसको अनंत कह सकते हैं। अगर घटाते तो अपने 0 नहीं कह सकते थे, ठीक है ना, लेकिन जोड़ने पर अपने कह सकते हैं अनंत प्लस अनंत कितना होता है, अपना अनंत ही होता है। सेकेंड अपना जो फॉर्म आता है डिटरमिनेट फॉर्म में, उसकी अपने बात कर लेते हैं अनंत गुणा अनंत। यानी कोई बहुत बड़ी संख्या है, उसको और बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें पता है संख्या निरंतर बढ़ती ही चली जाएगी, घटने के तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि अनंत है वो भी बहुत बड़ी संख्या है और पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव ही मान सकते हैं। दो पॉजिटिव को गुणा करेंगे तो वापस पॉजिटिव संख्या आएगी और बड़ी संख्या आती जाएगी, ठीक है ना, और ये दोनों 1 से बड़ी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, अपने अनंत होती है, ठीक है ना। इनको आपको ध्यान रखना है, अनंत प्लस अनंत कितना हुआ, अनंत। अनंत मल्टीप्लाई अनंत भी कितना होगा, अनंत। थर्ड फॉर्म अपने देखते हैं, अगर अनंत की पावर अनंत आ जाए तो उसकी वैल्यू भी अपनी कितनी होती है, अनंत होती है। अनंत की पावर अनंत भी कितनी होती है, अनंत, ठीक है। चौथा अपना फॉर्म होता है 0 की पावर अनंत। 0 की पावर अनंत, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अगर कोई चर घातांकीय फलन आ जाए, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं a की पावर अनंत। ए जहां पर क्या है, कोई चर घातांक है, ए जहां पर कोई चर है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब अपने देखते हैं इसकी अपने 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है, फर्स्ट अपने बात करते हैं, अगर ए अगर 1 के बराबर हुआ तो उस कंडीशन में ये क्या बनेगा, 1 की पावर अनंत, यानी 1 ही बनेगा। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वो हमेशा ही कितना होता है, 1 ही होता है। दूसरा अपने बात करते हैं, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, a की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है तो उस कंडीशन में मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस लिख देता हूं, ठीक है ना, यानी 1 से बड़ी वैल्यू है, उसकी पावर अपने अगर अनंत करेंगे, उसकी पावर कितनी करेंगे, अनंत करेंगे, तो हमें पता है जैसे जैसे पावर लगाते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, और अगर अनंत पावर तक लगा देंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ के कितनी हो जाएगी, अपनी अनंत हो जाती है, वैल्यू कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है। थर्ड अपने बात करते हैं कि अगर a की वैल्यू 0 से, ठीक है ना, a की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर या उससे बड़ी है और 1 से क्या है, छोटी है, तो उस कंडीशन में अपने लिख सकते हैं 1 की पावर जो अनंत है, ये 1 कौन सा है, 1 नेगेटिव से इसको शो कर देता हूं, 1 की वैल्यू क्या है, या तो 0 है, देखो 0 की पावर अनंत हुआ,
ठीक है ना, या तो जीरो है या जीरो से बड़ी है और वन से छोटी है, तो उस कंडीशन में इसका मान कितना आता है अपना, जीरो आता है। थर्ड अपने अगला जो पॉइंट या अगला जो क्वेश्चन अपने माइंड में आता है वो ये आता है, अगर जीरो से भी कम हो जाए तो क्या करना है। वापस से सुनिएगा, एक से बड़ी है तब एक हुआ, ठीक है, सॉरी एक से बड़ी है तब कितना हुआ, अनंत। और जब वैल्यू एक के बराबर है तो कितना हुआ, एक। और एक से जीरो के बीच में है या जीरो है तो उस कंडीशन में कितना हुआ, जीरो। अब माइंड में ये आता है अगर जीरो से भी कम हो जाए तो क्या करेंगे, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अगर वैल्यू जीरो से भी कम है, अगर वैल्यू क्या है, जीरो से भी कम है, यानी एक ऐसा है अपना नेगेटिव नंबर है, मैं लिख देता हूं एक ऐसा है नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर में अनंत कर रहा हूं, तो अनंत करूंगा तो उस कंडीशन में मेरे पास दो जो है कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन तो क्या होगी, नेगेटिव की पावर कोई सम संख्या आ सकती है, या नेगेटिव की पावर कैसी संख्या आ सकती है, अपने विषम संख्या आ सकती है। अगर सम संख्या आई तो मुझे पता है आंसर कैसा आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, कितना आएगा इससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने इतना बता सकते हैं हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की कोई भी संख्या हो पावर सम होते ही वो उसको पॉजिटिव कर देगी। और अगर पावर विषम है तो हमें पता है कैसा नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर तो दो अलग अलग नंबर आ गए, ठीक है ना, दो अलग अलग मान जब भी प्राप्त हो जाए तो अपने क्या कहते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDNE, यानी लिमिट जो है विद्यमान नहीं होती है, मतलब इनके ऊपर लिमिट विद्यमान होगी ही नहीं, क्योंकि इनमें वैल्यू में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है और ये अंतर होने की वजह से यहाँ पर लिमिट विद्यमान नहीं होती है। तो इस टाइप से ये अपने हो जाते हैं कुछ निर्धारित रूप। इसके बाद नेक्स्ट अपने पॉइंट आता है कि लिमिट निकालते कैसे, लिमिट कैसे निकाली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अपना फलन होगा, ये कोई फलन है fx, उसकी अपने को फॉर्म चेक करनी है। क्या चेक करना है, फॉर्म चेक करना है कि फॉर्म डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट। या तो फॉर्म कैसी आएगी, डिटर्मिनेट यानी निर्धारित रूप आएगा, या कैसा आएगा अपना, इनडिटर्मिनेट यानी अनिर्धारित रूप आएगा, या तो निर्धारित होगा या अनिर्धारित होगा। अगर निर्धारित है तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे, ठीक है ना। ए माइनस एच रख के लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, ए प्लस एच रख के राइट हैंड लिमिट निकलेगी, दोनों में एच चेंज टू क्या रखना है, लास्ट में जीरो रखना है। और ये निकालकर अपने देखेंगे कि यदि ये दोनों बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ जाए, राइट हैंड लिमिट के, तब तो अपने क्या कहेंगे कि लिमिट विद्यमान है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आए किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो अपने कह देंगे लिमिट विद्यमान नहीं है। दूसरी अपनी बात करते हैं, जब अपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, यानी रूप कैसा आ जाए, इनडिटर्मिनेट यानी अनिर्धारित रूप आ जाए, तब अपने उसको सबसे पहले निर्धारित रूप में बदलेंगे, जिसकी अपने अलग अलग कई टाइप की अपने विधियां होती है। जैसे कि अपने बात करते हैं, एक तो होती है परिमेयकरण की विधि यानी रेशनलाइजेशन, यानी हर का परिमेयकरण करना या अंडरूट हटाने के लिए परिमेयकरण वाली विधि काम में ले सकते हैं। एक होता है अपने गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि अपनी कौन सी हो गई है, गुणनखंड विधि। इसके अलावा अपने बात करेंगे डीएल हॉस्पिटल, जिसको एल हॉस्पिटल भी जिसको बोलते हैं, डीएल हॉस्पिटल। ये डीएल हॉस्पिटल जो एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच वाले क्या है, एच और एस है इसको नहीं बोल पाते, तो इसको डी एल, एल हॉस्पिटल की जगह वो लॉपिटल बोलते हैं, एच और एस को छोड़ देते हैं, LOPITL लॉपिटल, ठीक है ना। तो इसको एल लॉपिटल या डीएल लॉपिटल भी या डीएल हॉस्पिटल विधि अपनी होती है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी विधियां होती है, जैसे कि अपने बात कर लेते हैं, एक सैंडविच मेथड भी होता है। तो इस टाइप से अपने अलग अलग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे अपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो अपने वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर और एक एक करके इन विधियों के ऊपर अपने बात करते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला काम क्या होता है, फॉर्म चेक करना, ठीक है। अब मैं पहली विधि के बारे में लिख रहा हूं अपने, परिमेयकरण, परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन, ठीक है। यह विधि अधिकतर कब काम में ली जाएगी, जब अंडर रूट की संख्या आ जाए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है,
हर एक तरीके के लिए जरूरी नहीं है वो एक ही मेथड काम में आए, अपने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं। तो अपने क्या करेंगे, सभी मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद अपने ये देखें कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड बेस्ट है। ठीक है ना, वो अपने को काम में लेना है, जो आपको बढ़िया लगे वो उस मेथड से आपको करना है। और आपको माइंड में ये बात कभी भी सेट नहीं करनी है कि ऐसा आने पर मुझे हमेशा यही मेथड लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार अपने एक मेथड को लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि अंडर रूट आते ही परिमेयकरण लगाना है। ठीक है ना, लेकिन कई बार अपने ये देखेंगे परिमेयकरण की बजाय ये डीएल हॉस्पिटल लगा करके क्वेश्चन और तेजी से या और जल्दी अपने कर सकते हैं। और अपने एग्जाम में तो यही होता है कि जो भी क्वेश्चन को तेजी से कर सकता है उसी का सिलेक्शन होता है। ठीक है, वही उनमें से आगे निकल पाता है। तो अपने सभी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली विधि अपनी कौन सी है, परिमेयकरण। पहली विधि अपनी कौन सी है, अपनी परिमेय। नंबर फर्स्ट अपना लेते हैं, मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंस टू 2 अंडर रूट x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन आ जाता है। ये चलो मैं अंडर रूट 2 की जगह यहाँ पर 5 कर देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, यहाँ 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम अपना क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपने उसकी फॉर्म चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर फॉर्म चेक करने के लिए x की जगह 5 रख के देखता हूँ। तो 5 में से एक गया 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 माइनस 2 कितना हुआ मेरा 0, अपॉन में 5 माइनस 5 कितना हुआ 0। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म हुई है, 0 अपॉन 0 फॉर्म। और आपको ध्यान रखना है अंडर रूट की संख्या आ जाए या अंडर रूट माइनस अंडर रूट आ जाए तो इस टाइप में अपने कौन सी विधि काम में लेंगे, परिमेयकरण। तो इसमें देखो इसका अपने परिमेयकरण करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ पर अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 है और x माइनस 5 है। यहाँ पर अगर ये मुझे अंडर रूट हटाना है तो मुझे पता है यहाँ माइनस है, तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, -1 प्लस 2 से करूंगा। तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मेरा क्या बन गया है, अंडर रूट। देखो पहले का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर किया तो कितना आया -4। नीचे अपने क्या चल रहा है, x-5। ठीक है, और अंडर रूट में क्या आ गया अपना x-1 प्लस 2। अब यहाँ अपने इसको देखते हैं, तो ये अपना बन जाता है -4 और -1 कितना हुआ x-5, अपॉन में भी कितना है x-5, और यहाँ पर अंडर रूट x-1 प्लस 2। इससे ये कैंसिल हुआ, तो 1 बट्टे अंडर रूट, चलो अब ये कैंसिल तो हो ही गया है। यहाँ मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू 5 चल रहा था अपना। अब x-5 से x-5 कैंसिल हुआ, यहाँ पर मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी रखनी है 5, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2, 2 प्लस 2 कितना हुआ 4। तो मेरा आंसर कितना आ गया 1/4। तो इस टाइप से अपने को देखना है, जब भी अंडर रूट की संख्या आ जाए अपने क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी परिमेयकरण कर देते हैं। यानी उसको उसके संयुग्मी से, संयुग्मी का मतलब अगर बीच में माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करते रहते हैं अपने। ठीक है, तो ये अपनी विधि आ जाती है रेशनलाइजेशन। इसी के ऊपर अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूं अपने अंडर रूट x² प्लस 1, और यहां कर देता हूं मैं -1 बट्टे, और अंडर रूट x² प्लस 16 -4 कर देता हूं, और लिमिट रख देता हूं मैं x टेंस टू 0। ठीक है, तो x टेंस टू 0 है, यहाँ पर मेरे अंडर रूट आ गया। ठीक है, यहाँ पर पहला काम फॉर्म चेक करना, फॉर्म चेक कर रहा हूँ, 0 0 यहाँ रखूंगा, ये 0 हुआ, ये 1 बचा, 1 का अंडर रूट 1, 1 माइनस 1 कितना आया मेरा 0। तो ऊपर वैल्यू कितनी आई 0। नीचे देखते हैं 0 रखते ये 0 हुआ, यहाँ बचा अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 का मान 4, 4 माइनस 4 कितना हुआ 0। तो ये अपनी कौन सी फॉर्म हो गई है, 0/0 फॉर्म। अब अपने इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए जो भी रूट की संख्या होती है उसको उसके उल्टे क्रम में करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऊपर और नीचे दोनों साइड रूट है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, इसका दोहरा परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी डबल रेशनलाइजेशन करेंगे। इन दोनों का परिमेयकरण करेंगे, कैसे करेंगे, मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन x² प्लस 1
-1 अपॉन में कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 -4। अब पहले इसकी बात करता हूँ ऊपर वाले की। ऊपर वाले में यहाँ पर -1 है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, +1 से। तो एक्स स्क्वायर +1 बट्टे +1, और यहाँ पर अपॉन में भी एक्स स्क्वायर +1 ये तो मेरा इसकी बात हो गई, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं। अब मुझे नीचे वाले को रेशनलाइजेशन करना है। नीचे वाले में यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, प्लस से। तो यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर -16 +4, और नीचे भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर -16 +4। अब अपने पहले ये देखते हैं इन दोनों से। इन दोनों से अपने क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो पहले का स्क्वायर क्या आया, एक्स स्क्वायर +1 माइनस दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ये दोनों हो गए अपने। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इससे और इससे। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसका अंडर रूट हटा एक्स स्क्वायर +16, और यहाँ पर -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब बच गए कौन कौन से अपने, एक तो ये बच गया ऊपर तो, और नीचे ये बच गया। तो ऊपर तो क्या आया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -16 +4, और नीचे कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर +1। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ। मेरी एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे, 0। अब मैं एक्स की जगह 0 रखता हूँ। तो 0 रखने पर देखो अपने कुछ हो सकता है कि ये देखो ये कटेगा। चलो 0 अपने रखने से पहले ये कट रहा है, तो पहले एक बार इसको लिख देता हूँ, एक्स टेंस टू 0। ये 1 - 1 0 हुआ, ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। नीचे 16 - 16 0 हुआ, नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये आपस में कट गए, तो ये पूरा तो अपना कट गया। अब बात करते हैं इसमें। तो इसमें एक्स की जगह कितना रखना है मुझे, 0। जैसे ही 0 रखूंगा ये कितना आएगा अपना एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अपना कितना था ये, -16 थोड़ी +16 है, सॉरी, यहाँ +16 है। तो एक्स स्क्वायर जगह 0 रखूंगा, ये 16, 16 का रूट कितना आया मेरा, 4, और +4 ये है। ऐसे ही नीचे यहाँ पर 0 रखते ही 1, 1 का रूट 1, तो 1 + 1, तो ये कितना हो गया, 8/2 इज इक्वल टू आंसर अपना कितना आ जाता है, अपना 4। आंसर कितना आ जाता है, 4। तो ये अपना आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। अपना आता है क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन और इसके ऊपर देख लेते हैं इसी विधि पर। मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन में अंडर रूट एक्स -1 अंडर रूट एक्स -1, और लिमिट रख देते हैं एक्स टेंस टू 1, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अपने को ये देखना है, सबसे पहला काम फॉर्म चेक करना। 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 का अंडर रूट भी 1, तो 1 - 1 कितना हुआ मेरा, 0, अपॉन में यहाँ पर 1, 1 का अंडर रूट 1, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो कौन सी फॉर्म अपनी आ गई है, 0/0 फॉर्म। अब अपने अंडर रूट है, तो अंडर रूट के लिए अपने परिमेयकरण विधि में क्या करते हैं, इन दोनों का परिमेयकरण करना होगा। तो पहले तो इसको इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर इसको इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ किया था, ठीक है। अब मैं इस स्टेप को छोड़ रहा हूँ, सीधा इसमें आ रहा हूँ। मुझे पता है गुणा करने पर इसका इसके इन दोनों में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो मैं सीधे लगाता हूँ। देखो पहले इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो एक्स का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हुआ, एक्स की पावर 4, माइनस इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, एक्स। ऐसे ही यहाँ देख रहा हूँ, पहले का स्क्वायर करेंगे एक्स, और -1 का स्क्वायर 1। अब मुझे इनके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखो नीचे रूट एक्स -1 है, तो ऊपर कितना आएगा, अंडर रूट एक्स +1, और इसका किस साइड आएगा, नीचे की ओर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है। वापस से देखना, मैंने बीच वाला स्टेप छोड़ दिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि अपना टाइम बचे। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है कि सीधे इसका स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर किया, बीच में माइनस लगा दिया, नीचे दोनों का स्क्वायर किया, बीच में माइनस लगा दिया, ऊपर वाला नीचे लिखा, नीचे वाला ऊपर लिखा, ठीक है। और साथ में इनका क्रम चेंज करना था, माइनस है तो यहाँ प्लस कर देता हूँ। अब अपने लिमिट क्या चल रही है, एक्स टेंस टू 1। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन आ जाता है अपना एक्स, तो यहाँ पर क्या बचा है, एक्स की क्यूब -1, अपॉन में क्या है, एक्स -1, और यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एक्स +1, और यहाँ पर अंडर रूट एक्स कॉमन लो, तो कॉमन ले लेते हैं इसमें से वैसे, चलो इसको ऐसा ही रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स। अब यहाँ देखना है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है अपना, एक्स क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स,
माइनस वन, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया अपना 1। ठीक है, अपॉन में कितना है अपना एक्स माइनस वन चल रहा है, और इनटू में ये अपना है, इसको ऐसा का ऐसा मैं लिख देता हूँ। अब ये मेरा x माइनस वन से x माइनस वन कट गया है। अब लिमिट x की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे 1। तो जैसे मैं यहाँ रखूंगा, ये आया 1, ये कितना हुआ 1 प्लस वन 2, 2 प्लस वन कितना हो गया 3। इधर रखता हूँ तो 1, 1 का रूट 1, 1 प्लस वन कितना हुआ 2, अपॉन में 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये भी 1, तो 1 प्लस वन ये भी कितना हुआ 2। तो ये आपस में कैंसिल होके अपना आंसर कितना आ जाता है इसका 3। कितना आंसर आ गया अपना 3। तो ये अपना हो जाता है थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात करते हैं दूसरी विधि के बारे में। पहली विधि हमने बात की थी परिमेयकरण, और दूसरी विधि अपने पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि में क्या होगा, अपने उनके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके देखेंगे कि कोई गुणनखंड से कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर वो कट जाते हैं और कट करके डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाती है, निर्धारित रूप आ जाता है, तो वही अपना आंसर होगा। यानी अपने अगर अनिर्धारित रूप आ रहा है तो गुणनखंड करके आपस में कोई कैंसिल हो रहा है तो इसमें कैंसिल किया जाता है। जैसे कि इस विधि के भी मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और लिमिट रख देता हूँ लिमिट x चेंज टू 2। ठीक है, x की वैल्यू में रख देता हूँ 2। तो ये अपना क्वेश्चन आ जाता है। अब आप देखना, सबसे पहला काम अपना क्या होगा, 2 रख के वैल्यू निकालेंगे या इसकी फॉर्म चेक करेंगे। जैसे मैं 2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, ये तो मेरा हो गया है 4, माइनस ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये कितना हुआ 2। अब देखो 4 और 2 6, 6 में से 6 गया कितना आया 0, ऊपर तो 0 हो गया। नीचे रखता हूँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 5 दूनी 10, और प्लस कितना हुआ 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 10 कितना हुआ 0। तो मेरा कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब मुझे इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए अब पहला तरीका देखना, वैसे तो आप सभी जानते हैं, आप सभी को आते हैं इनके गुणनखंड करने, लेकिन एक थोड़ा सा एक अलग तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, अभी हमने चेक किया कि x माइनस 2 क्या है, इसका ये गुणनखंड है। ठीक है ना, x माइनस 2 के ऊपर वैल्यू कितनी हुई है 0 हुई है। ध्यान से सुनना बात को, करने को मैं भी सीधे करवा सकता हूँ, इसके गुणनखंड द्विघात समीकरण है, गुणनखंड कोई भी करवा सकता है, लेकिन आपको एक अलग तरीके से सोचने के लिए मैं कह रहा हूँ, ताकि अपना काम जो है वो जल्दी हो सके। तो मैंने अभी बात की कि इन दोनों का मैं x की जगह 2 रखते ही मान मेरा कितना आया है 0, तो मैं लिख सकता हूँ गुणनखंड प्रमेय क्या है अपनी, कि x माइनस 2 इन दोनों का एक गुणनखंड होगा। इन दोनों का एक गुणनखंड कितना होगा x माइनस 2, क्योंकि वो रखने पर 0 आ रहा है। अपने गुणनखंड प्रमेय पढ़ते हैं कि अगर कोई वैल्यू किसी फंक्शन में रखने पर पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तो x माइनस जो वैल्यू रखी है वो क्या होता है, उस पूरे फंक्शन का एक गुणनखंड होता है। 2 रखने पर 0 आया, इसका मतलब मुझे पता है इसका भी एक गुणनखंड x माइनस 2 होगा, इसका भी एक गुणनखंड x माइनस 2 होगा। तो ये अपने पहला गुणनखंड आ जाता है। दूसरा गुणनखंड के लिए अपने क्या करते हैं, इसके पहले अक्षर को देखते हैं। अब इसके पहले अक्षर को, अब इसको किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर बन जाए, तो अपना आंसर आएगा एक्स को। अब लास्ट वाले को और लास्ट वाले को देखते हैं, माइनस 2 को किससे गुणा करूं कि प्लस का 2 बन जाए, तो मुझे पता है माइनस 1 से करना। तो ये अपना गुणनखंड आ जाता है। ठीक है ना, आप उससे भी कर सकते हो। ये तरीका आपको एग्जाम में स्पीड आपकी बढ़ाएगा। अभी आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, बाकी आप स्पीड इससे ज्यादा बढ़िया होगी आपकी। अब इसी तरीके से इसको देखता हूँ, यहाँ एक्स है, मुझे एक्स स्क्वायर करना है, क्या चाहिए एक्स। यहाँ माइनस 2 है, मुझे प्लस का 6 करना है, तो क्या चाहिए मुझे माइनस का 3। तो ये मेरा आ गया। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ 0, तो 0 माइनस 1, और नीचे कितना आया 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 1 से माइनस कट के आंसर कितना हो गया 1/3। तो ये अब मेथड अपना कौन सा कहलाता है, गुणनखंड मेथड। आप इसको लिख लीजिए, इतने में मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं इसके अंदर, 2x प्लस 3, और एक लिख देता हूं मैं अंडर रूट एक्स माइनस 1 बट्टे में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3,
और लिमिट रख देता हूं x टेंस टू 1, x टेंस टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम वही वैल्यू चेक कर रहा हूँ, 1 रखूंगा, ये कितना आएगा 2, 2 प्लस 3 कितना हुआ मेरा 5, ये तो 5 हुआ, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस 1 करते ही 0, 5 को 0 से गुणा करते ही पूरा क्या हो गया मेरा 0। नीचे देखता हूँ 1 रखते ही ये कितना आएगा 2, ये कितना हुआ -5, ये कितना हुआ 3, तो 2 और 3 5, 5 माइनस 5 कितना हुआ 0, तो 0 पे हम 0 फॉर्म हो गई, तो अनिर्धारित रूप है, तो अनिर्धारित रूप है तो अपने को किसी विधि से करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं अपने गुणनखंड विधि इसमें काम में लेते हैं। वही तरीका मैंने अभी कहा कि x माइनस 1 रखने पर ये 0 हो रहा है, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो गया मेरा x माइनस 1 हो गया। ऊपर वाले को आपको ध्यान रखना है, इसको ऐसा वैसा ही रखना है, इसको नहीं देखना है अपने को, क्योंकि इसमें गुणनखंड अगर पहले से हुए हुए हैं तो उनको अपने को चेंज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है खास। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू 1 है। अब एक तो मेरा x माइनस 1 हो गया, अब x है बनाना क्या है 2x स्क्वायर, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2x। अब मेरे पास -1 है, मुझे +3 करना है, तो क्या और चाहिए -3। अब क्या यहाँ से कुछ कट रहा है, तो अपने कहेंगे हाँ कट रहा है। क्या कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, क्या कट रहा है, ये दोनों कट रहे हैं। कैसे कट रहे हैं कि मुझे ये जो है x माइनस 1 न दिखकर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स को मैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में आएगा, तो इससे माइनस वाला कट के यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा प्लस में। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर अपना हो गया 2x प्लस 3, ये कितना है अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसकी जगह क्या आएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 और अंडर रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ पर ये अपना कितना है 2x माइनस 3। अब इससे ये माइनस वाला कैंसिल हुआ, x की जगह अब 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखा तो ऊपर कितना आया अपना 3, नीचे मैं रखता हूँ तो यहाँ पर 0 रखूंगा, ये कितना आएगा 1, यहाँ 0 रखा ये 0 हुआ, ये कितना हुआ -3, तो आंसर अपना आ जाता है 3/-3, तो अपना ओवरऑल आंसर कितना हो गया अपना 1। क्या ये 1 हुआ, वापस से देखते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर x की जगह कितना चल रहा है अपना 1 चल रहा है, 0 नहीं है, कितना है 1 है, तो 1 रखना है अपने को, तो 1 रखते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 2, 2 और 3 कितना हुआ 5, और 5 के बाद यहाँ पर देखता हूँ तो 2 अंडर रूट 2, यहाँ पर हो गया अपना 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो ये हो गई। यहाँ देखते हैं 2, 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा अपना माइनस का 1, तो अपना आंसर कितना आएगा -5/2। के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 एक्स माइनस 3, 2 10 एक्स माइनस 3, और लिख देता हूँ 10 स्क्वायर एक्स प्लस या -4 10 एक्स प्लस 3, 4 10 एक्स प्लस 3, और लिमिट रख देता हूँ लिमिट x टेंस टू 10 इनवर्स 3, x टेंस टू कितना हुआ 10 इनवर्स 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर अपने देखें तो यहाँ पर अपने लिमिट क्या आई है x टेंस टू 10 इनवर्स 3 आई है। ठीक है, और यहाँ पर ये अपने क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको ये ध्यान रखना है, रियल में हमें पता है x जो है वो 10 इनवर्स 3 के बराबर नहीं है, इसकी ओर अग्रसर है, लेकिन अपने ये व्यवहार जो है ना वो इसकी तरह ही करता है। मतलब यूं लिख सकते हैं, अगर मान लो हमें पता है 10 x बराबर 10 इनवर्स 3 हो, तो इस 10 को उस साइड भेजूं तो मैं 10x बराबर कितना आ जाता है मेरा 3, 10x बराबर कितना हो जाता है 3। इसी टाइप से यहाँ पर भी मैं क्या कर सकता हूँ, इस 10 को उस साइड भेज सकता हूँ। जैसे ही मैंने 10 को उस साइड भेजा तो लिमिट मेरी क्या बन गई है, लिमिट 10x टेंस टू 3 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जरूरत पड़े तो उस कंडीशन में अपने इनको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी लिमिट को अपने आगे पीछे कर सकते हैं, और उस कंडीशन में अपने यही ध्यान रखना है ये अग्रसर का जो साइन है यानी टेंडिंग या टेंस टू का जो साइन है वो बराबर की तरह ही बिहेव करता है। तो उस कंडीशन में अब मैं यहाँ 10x की जगह कितना रखना है मुझे 3, सॉरी 10x की जगह 3 रख के मैं फॉर्म चेक करता हूँ। यहाँ पर 3 किया तो 3 का स्क्वायर मेरा कितना हुआ 9, यहाँ पर 3 2 जा 6, माइनस के 6 और माइनस के 3, अपॉन में देखता हूँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस के
4 और प्लस के 3, सॉरी 4 4 into 3 है ना, तो 4 3 जा 12 हो गए, प्लस के 3। तो ये कितना हो गया अपना, 0/0 फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई है, 0/0 फॉर्म। देखो 3 का स्क्वायर 9, माइनस यहाँ 3 रखूंगा, 3 दूनी 6, -3, 6 और 3 9, माइनस के भी 9 प्लस के भी 9, 0 हो गया। नीचे रखते हैं 10 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, और ये 3, 9 और 3 12, और माइनस के भी 12, तो ये भी हो गया 0, है निर्धारित रूप है। अपने गुणनखंड विधि में वही देखते हैं, हमने 10x बराबर 3 रखा, तो इसकी वैल्यू 0 आई। इसका मतलब मेरा एक गुणनखंड क्या होगा, 10x माइनस 3 मेरा एक गुणनखंड होगा, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। तो दोनों में मैं लिख देता हूँ 10x माइनस 3, तो मेरा एक गुणनखंड हो गया। दूसरा अपने बात करते हैं, यहाँ 10x है, बनाना क्या है मुझे, 10 स्क्वायर x, तो क्या और चाहिए, एक 10x और चाहिए। यहाँ -3 है, बनाना क्या है, -3 रखना है, तो क्या आएगा मेरा, +1। तो ये मेरे इसके गुणनखंड हो गए। इसी टाइप से इसमें देखते हैं क्या क्या चाहिएगा, 10x -3 को +3 बनाना है, तो -1। ठीक है, अब ये अपने कैंसिल हुए। यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ, 10x की जगह कितना लिखना है, 3, तो ऊपर तो हुआ 3 + 1, नीचे कितना हुआ 3 - 1, ये हो गया 4/2 = 2। तो अपना आंसर इसमें कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये अपनी हो जाती है दूसरी विधि, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि। तो इस टाइप से हमने अभी तक दो विधियां पढ़ी है। पहली विधि कौन सी थी, रेशनलाइजेशन। जब भी अंडर रूट की संख्या आ जाए तो उस कंडीशन में अंडर रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं ताकि अंडर रूट की संख्या हट जाए। दूसरा हमने बात की है गुणनखंड विधि। हम क्या करते हैं, अंश और हर के गुणनखंड करके देखते हैं, हो सकता है गुणनखंड कटने के पश्चात जो अपना निर्धारित रूप प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात करते हैं अपने अगले मेथड के ऊपर। तीसरा मेथड अपना होता है डीएल हॉस्पिटल मेथड, या इसको लॉपिटल या डी लॉपिटल मेथड भी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ये जो है फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, और फ्रेंच भाषा में एच और एस को नहीं बोलते हैं, तो डी एल ओ आ जाता है, लॉपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को तो केवल नाम ध्यान रखना है, डीएल हॉस्पिटल मेथड या डीएल हॉस्पिटल नियम जो है वो अपने को ध्यान में रखना है। तो इस विधि में क्या होता है, इससे पहले अभी हमने दो विधियां की है। सबसे पहले विधि हमने की थी अपने रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। अगर अंडरूट की संख्या आ जाए तो उसका अंडरूट हटा करके बाद में उसको सॉल्व किया जाता है। सेकंड हमने बात की गुणनखंड विधि, तो उसमें अपने जो भी फलन होता है उसके गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड अगर हो सके कैंसिल तो उनको कैंसिल कर देते हैं, उससे अपने निर्धारित वैल्यू निकाल लेते हैं। थर्ड अपना कौन सा देखा हमने, डीएल हॉस्पिटल नियम। थर्ड कौन सा आता है अपना, डीएल हॉस्पिटल। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने ये देखते हैं कोई भी दो फंक्शन है, मैं लिख देता हूं, एक मेरा फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन कौन सा है मेरा, जी एक्स। दो मेरे फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। इन दोनों की जैसे ही मैं फॉर्म चेक करता हूं तो मेरी जो फॉर्म है वो या तो 0/0 आ जाए, कौन सी फॉर्म आ जाए, 0/0, या क्या आ जाए, अनंत/अनंत आ जाए। तो उस कंडीशन में मैं ये लिख सकता हूं कि एफ एक्स और एफ जी एक्स, एफ एक्स अपॉन में लिख देता हूं मैं जी एक्स, ये मेरा किसके बराबर होगा, एफ डेस एक्स अपॉन जी डेस एक्स के मेरे बराबर हो जाता है। जहां वापस से सुनना, अगर फॉर्म चेक करने पर 0/0 अनंत आए तो उस कंडीशन में अपने क्या कर सकते हैं, इन दोनों का अवकलन कर देते हैं, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। उसके बाद वापस से फॉर्म चेक करते हैं, वापस से अगर ऐसा ही आता है तो दोबारा अवकलन कर देते हैं। ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि अपने निर्धारित रूप नहीं आ जाता। वापस से सुनिएगा, अपने को चेक क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म चेक करनी है। ये नियम कब काम करेगा, केवल इन दो फॉर्म पे काम करेगा। कौन कौन सी दो, या तो 0/0 आए या फिर अनंत आए। अब अगर फॉर्म 0/0 या अनंत आती है तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, दोनों फलनों का अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने के बाद जो फंक्शन आता है उसके अंदर वापस से वैल्यू पुट करके देखते हैं, रख करके देखते हैं। वापस अगर यही वैल्यू आती है तो दोबारा उसका अवकलन करते हैं। तो इस टाइप से अपने अवकलन करते रहते हैं जब तक कि अपने आंसर नहीं निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो अपने मेथड है ये भी काफी उपयोगी मेथड है। तो इसके ऊपर अपने क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने लिखा है साइन एक्स अपॉन एक्स। क्या लिखा, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो सबसे पहला काम फॉर्म चेक करूंगा, जैसे मैं 0 रखूंगा, साइन 0 की वैल्यू मेरी कितनी आई, 0, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, तो कौन सा रूप आ गया है, 0/0 रूप। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों के अवकलन करने।
साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, और एक्स का अवकलन कितना हो गया मेरा 1। साइन एक्स का अवकलन कितना हुआ, कोस एक्स, और एक्स का अवकलन कितना हुआ 1। अवकलन के बारे में आगे अपने विस्तार से पढ़ेंगे, अभी अगर थोड़ा सा आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, इतना आपको भी शायद नॉलेज है, ठीक है ना, कि साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया कोस एक्स, और एक्स का अवकलन क्या हो गया 1। लिमिट अपनी क्या चल रही है, एक्स टेंड्स टू 0। तो हमने एक बार अवकलन कर दिया, यानी यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, डीएल हॉस्पिटल नियम लगाया, अवकलन किया, ये आ गया, ठीक है। अब वापस से क्या करते हैं, अपने वैल्यू चेक करते हैं। तो एक्स की जगह जैसे मैं 0 रखूं, कोस 0 की वैल्यू कितनी हुई 1, 1/1 कितना आया 1, तो मेरा आंसर कितना आ गया है 1। यानी मैं लिख सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बट्टे एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। दूसरा मैं लिख देता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहां मैं लिख रहा हूं साइन एक्स बट्टा साइन 3x, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे से अपने देखते हैं, ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू क्या आएगी, अपने डीएल हॉस्पिटल नियम लगाऊंगा तो इसका क्या आएगा कोस एक्स, और साइन 3x का कोस 3x, और 3x का 3 कहाँ आ जाएगा आगे। अब x की जगह जैसे ही 0 रखूंगा, 0 रखते ही कोस 0 की वैल्यू 1, और 3 गुणा यहाँ कोस 0 हो जाएगा ये पूरा, तो 0 की वैल्यू 1, तो आंसर कितना आएगा 1/3। कितना आया 1/3। तो इससे अपने ये ध्यान रख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में अगला लिख रहा हूँ साइन, अगर मैं लिख दूं 8x बट्टे साइन 5x, तो आपको सोल्व करने के सीधे ध्यान रखना है कितना आएगा 8/5। अगला मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन 5x बट्टा साइन 12x, तो उस कंडीशन में आंसर कितना हो गया 5/12। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से होता है। अब इसको अपने अलग अगर फिजिक्स टाइप से अपना देखना चाहें तो अपने एक नियम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर थीटा जो है वो टेंस टू 0 हो, थीटा टेंस टू 0 हो, तो उस कंडीशन में साइन थीटा किसके बराबर होता है, लगभग थीटा के ही बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ साइन एक्स किसके बराबर हुआ, केवल एक्स के, और एक्स की वैल्यू अपनी कितनी आती है 1, कोस एक्स की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही यहाँ साइन 1x है तो केवल 1 के बराबर, 8x था तो केवल 8 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन करते हैं x की पावर m -1 बट्टे में लिख देता हूँ x की पावर n -1, लिमिट लिख देता हूँ x टेंस टू 1। x जो है वो 1 की ओर अग्रसर है, x जो है 1 की ओर अग्रसर है, और मुझे मान निकालना x की पावर n -1 बट्टे x की पावर n -1 का। सबसे पहला काम फॉर्म चेक करूंगा, जैसे मैंने फॉर्म चेक की यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 की पावर n, यानी 1 की पावर कुछ भी हमें पता है कितना होता है 1, 1 -1 कितना हुआ 0। ऐसे ही x की पावर n, x की जगह 1 रखना है तो 1 की पावर n 1, 1 -1 कितना हुआ 0। तो फॉर्म कैसी आ गई 0/0, तो अपने कौन सा नियम लगा सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम। तो इन दोनों का मैं अवकलन कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लिमिट x टेंस टू 1 है, x की पावर m का अवकलन m x की पावर m -1, और 1 का अवकलन 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही नीचे देखते हैं, इसका अवकलन n x की पावर n -1 -1 का अवकलन 0, चलो मैं लिख देता हूँ, एक बार ध्यान रह जाए। अब अपने को ये देखना है वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। 1 रख के देखते हैं वापस से n निर्धारित तो नहीं आ रहा, तो जैसे मैं 1 रखूंगा ये m है, यहाँ पर 1 रखते ही 1 की पावर कुछ भी हो कितना आया 1, नीचे n और पावर कुछ भी हो कितना आएगा 1, तो अपना आंसर क्या आ जाता है m/n, कितना आ गया m/n। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है डीएल हॉस्पिटल नियम से। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 10x बट्टे x, ठीक है। वही फॉर्म चेक करते हैं, 0 रखा, 10 की वैल्यू 0/0, तो अपने कौन सा नियम लगा रहे हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम। अवकलन में कर देता हूँ, 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x, और x का अवकलन 1। अब मुझे x की जगह 0 रख के चेक करना है, तो x की जगह 0 रखूंगा, सेक 0 की वैल्यू कितनी आती है 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो अपना आंसर कितना आ जाता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, मैं लिख देता हूँ एक और क्वेश्चन अपने लेते हैं 1 माइनस कोस एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर। ये मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जहां पर लिमिट लिख देता हूँ x टेंस टू 0 है, x टेंस टू कितनी है 0 है। तो यहाँ पर देखते हैं अपने कोस एक्स की जगह जैसे मैं 0 रखूंगा, पहला काम लिमिट चेक करना है,
एक्स की जगह 0 रखा, cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0। नीचे एक्स का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0। कौन सा फॉर्म हो गया अपना 0/0 फॉर्म। कौन सा नियम लगा सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल नियम लगाता हूं, तो दोनों का मुझे अवकलन करना है। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 का अवकलन 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस cos x का अवकलन क्या होता है माइनस के sin x अपॉन एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हुआ 2x। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1/2 मैं अलग लिख देता हूँ, माइनस माइनस ये कितना हो गया प्लस का sin x बट्टे में क्या है x। ठीक है, अब इतने की वैल्यू मुझे पता है, sin x x टेंड्स टू 0, sin x बट्टे x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अभी कुछ ही समय पहले हमने ये क्वेश्चन किया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बट्टे x कितना होता है अपना 1, तो ये अपने 1 हो गई, तो अपना आंसर कितना आया 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस cos x बट्टे x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है अपना 1/2।